कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के अध्याय 3 जो कि आपका है सरल रेखा में गति, उसका आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वह है कलन विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन करना। यह देखिए पूरी तरह से गणित पर आधारित है। चूंकि यह कलन यानी कि अवकलन और समाकलन का इसमें प्रयोग होता है, तो गणित वाले भी विद्यार्थी हैं उनको जो अवकलन और समाकलन होता है वह कक्षा 12वीं के सिलेबस में है। इसलिए इस टॉपिक से संबंधित दिक्कत गणित वालों की भी विद्यार्थियों को होती है और बायो वाले भी विद्यार्थियों को होती है। लेकिन मैं इस वीडियो को इस तरह से आपको बताऊंगा कि कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो मैं बताऊंगा उस चीज को आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, एक एक बातें आप नोट करते चलिएगा और एक एक बातें आप समझते चलिएगा। आइए जल्दी से बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गति का जो पहला समीकरण होता है वह क्या होता है, v बराबर u प्लस क्या होता है, at होता है गति का पहला समीकरण। इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, जो कि एक समान त्वरित गति से क्या है, विद्यमान चल रही है, गतिमान है, एक समान त्वरित गति से क्या है, गतिमान है। और कुछ समय पश्चात जब t समय पश्चात प्रेक्षक उसे देखता है तो वह s विस्थापन तय कर चुकी होती है और उस समय उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है। आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अब उसके बाद आप जानते हैं तात्कालिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, और तात्क्षणिक त्वरण ए बराबर आपका क्या होता है, dv बटे क्या होता है, आपका dt होता है। अब अगर इस dt को उठा करके इधर ले आए तो भाग से किस में हो जाएगा, गुणा में, तो यह हो जाएगा a इंटू dt बराबर यह किसके हो जाएगा, dv के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में उचित सीमा के अंदर, अभी एक एक बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए, मेरे लैंग्वेज को बस सुनते चलिएगा। दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर आइए लिखते हैं कि दोनों, हमने यहां पे लिखा है दोनों पक्षों में उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर। देखिए हर एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को नोट करते चलिएगा जो मैं यहां बता रहा हूं। इसका मतलब देखिए क्या है कि उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर, ये जो आपकी संख्या लिखी हुई है ना, इसमें कोई तो ऐसी राशि है जो कि क्या हो रही है, बदल रही है, और जो राशि बदल रही है ना उसी का हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। जो निश्चित है उसका समाकलन हम नहीं करते हैं। हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है कि एक वस्तु जो जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, v है, और वह एक समान त्वरित गति से गतिमान है, यानी कि a जो इसमें क्या है, a इसमें क्या है, नियत है, a इसमें बदल नहीं रहा है। इस चीज को आप ध्यान देंगे कि ए आपका क्या है, नियत है। अब देखिए सीमा कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले तो हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन का चिन्ह इस प्रकार से होता है, इसका पहले LHS कितना है, a इंटू, और यह at नहीं है, यह क्या है आपका dt है, तो a इंटू dt, और बराबर का चिन्ह है, इधर भी समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का करना है, तो यह समाकलन क्या हो जाएगा, dv। अब इसकी सीमा का निर्धारण हम कैसे करेंगे, सीमा कैसे लगाएंगे, तो देखिए जो d के साथ में लिखा होता है उसी के हिसाब से सीमा लगाया जाता है। तो नोट पॉइंट करके लिख लीजिए कि d के साथ जो लिखा होता है सीमा का निर्धारण उसी के हिसाब से किया जा रहा है। तो t कहां से है, सबसे पहले प्रारंभ में उसका समय कितना था, 0 था, 0 से बढ़ करके बाद में जब उसको देखा गया तो t समय में वस्तु कहां से चली जा रही है, v से उसका वेग u हो जा रहा है, और विस्थापन कितना तय कर रही है, s तय कर रही है। तो समय कहां से कहां जा रहा है, 0 से t पर जा रहा है, तो 0 यानी कि निम्न सीमा उसकी 0 है और उच्च सीमा उसकी कितनी है, t है, तो 0 को यहां लिखेंगे, t को यहां लिखेंगे। d के हिसाब से सीमा लगती है, तो d के साथ जो लिखा होता है उसके हिसाब से सीमा लगती है, तो इसके d के साथ क्या लिखा है, v कहां से कहां जा रहा है, प्रारंभ में u था और बाद में कहां चला गया, v चला गया, तो प्रारंभ में उसका u है और बाद में कहां चला गया, v, तो इसकी सीमा u से कहां चली गई, v तक चली गई। दूसरी चीज कि हमने आपको बताया कि जो राशियां बदलती हैं उन्हीं का समाकलन किया जाता है, और a यहां पे क्या है, a इसका क्या है, नियत है, a बदल नहीं रहा है, a समाकलन से बाहर हो जाएगा, तो a कहां चला जाएगा, बाहर हो जाएगा, और समाकलन dt का अगर मान ज्ञात करें तो यदि आपका समाकलन लिखा हुआ है dx तो इसका समाकलन होगा x, और अगर समाकलन लिखा हुआ है dy तो इसका समाकलन क्या हो, इसका उत्तर क्या होगा, आपका y होगा। ठीक इसी प्रकार से a अगर बाहर आ गया तो यह सीमा के
के अंदर जीरो से कहां जा रहा है, समय टी पर जा रहा है, और यह क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, और बराबर यह तो आपका u और v है ही, और इसके अंदर क्या है, dv है। अब अगर इसके सीमा को देखें, लगाएं हम इसके तो यहां पे यह क्या है, a है, और इसकी सीमा को जब हम खोलते हैं, इसके सूत्र को जब खोलते हैं, तो सबसे पहला हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और इस बड़े ब्रैकेट में सीमा को, निम्न सीमा को यहां लिखते हैं और उच्च सीमा को हम यहां लिखते हैं। इसके अंदर क्या है, dt का जब समाकलन करेंगे तो dx का समाकलन x, dy का समाकलन y, तो dt का जो समाकलन होगा वह क्या हो जाएगा, आपका t हो जाएगा। क्या बातें आपको समझ में आई? ध्यानपूर्वक समझिएगा, जहां पे कोई कंफ्यूजन होगा फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। इक्वल टू क्या है, यहां पे बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा लिए। इसकी भी सीमा लगेगी, तो निम्न सीमा इसकी क्या है, u है, और उच्च सीमा भी है, तो u को नीचे और v को कहां लिख लिया, ऊपर। और जब dx का समाकलन x, dy का समाकलन y, तो dv का जो समाकलन होगा वह क्या होगा, आपका v हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए, जब इस सीमा को खोलते हैं, सीमा को खोलते हैं, तो सबसे पहले देखिए, जैसे यहां पे निम्न सीमा इसकी क्या है, 0, तो इसको जब सीमा को हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो a तो यहां पे रहेगा ही। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो 0 t के जगह पे एक बार क्या रखेंगे, 0। तो सबसे पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा क्या है, t, तो इस t के जगह पे क्या रखेंगे, t रखेंगे। माइनस होता है निम्न सीमा, तो माइनस लगा लेंगे, और निम्न सीमा कितनी है, 0, तो t माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर। ठीक उसी प्रकार से वहां भी करेंगे। सबसे पहले उच्च सीमा क्या है, v, तो इस v के जगह पे हम क्या रखेंगे, v रखेंगे, माइनस निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना है, u है, तो इस v के जगह पे हम क्या रखेंगे, u रखेंगे। क्या यहां पे कंसेप्ट समझ में आया? जब इस सीमा को हम हटाते हैं तो कहां क्या करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अंदर जो भी कुछ लिखा होता है उसके जगह पे हम उच्च सीमा रखते हैं, फिर से निम्न सीमा माइनस कर देते हैं। तो यहां पे t है, t के जगह पे उच्च सीमा t, तो t माइनस निम्न सीमा, तो t के जगह पे 0, तो माइनस क्या हो गया, 0। ठीक उसी प्रकार से उच्च सीमा v, तो इस v के जगह पे v, निम्न सीमा u, तो इस v के जगह पे u, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इस कंसेप्ट को आप लिख लीजिएगा एक कॉपी में। अब यहां से देखा जाए तो t में 0 निकलेगा तो t होगा, तो यह at हो जाएगा, बराबर यह क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। u को इधर भेजेंगे, यहां v बचेगा, v बराबर u इधर आएगा प्लस में, u प्लस क्या हो जाएगा, at। यह गति का कौन सा समीकरण है, गति का फर्स्ट समीकरण, जो जिसे हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, जिसे हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। तो इस प्रकार से आप कलन विधि द्वारा गति के पहले समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गति का जो दूसरा समीकरण होता है वह क्या होता है, s बराबर ut प्लस कितना होता है, हाफ at का स्क्वायर। यह गति का कौन सा समीकरण है, यह गति का दूसरा समीकरण है। इसके लिए हम वेग को काम में लेंगे, और वेग भी बराबर क्या होता है, वेग भी बराबर होता है dx बटे क्या होता है, dt। अगर तात्क्षणिक वेग की बात करें तो dx बटे dt, जहां x क्या है, आपका विस्थापन है। इसके जगह पे आप s भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो विस्थापन को हमने क्या किससे प्रदर्शित किया, x से। dt को अगर इधर लेके आए तो यह क्या हो जाएगा, यहां पे बचेगा आपका dx, इधर आपका आ जाएगा v इंटू dt। अब अगर हम v की बात करें तो गति का प्रथम समीकरण आपका क्या होता है, dx बराबर v के जगह पे हम लिख सकते हैं u प्लस at लिख सकते हैं, और इंटू में क्या हो जाएगा, आपका dt हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा, dt। अब इस dt का गुणा हम इन दोनों में करा देते हैं, तो यहां से dx बराबर आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा u इंटू dt, और प्लस यह हो जाएगा at इंटू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का फिर से हम उचित सीमा के अंदर समाकलन करते हैं, तो यहां लिख लेंगे कि दोनों पक्षों का, तो हमने यहां पे क्या लिखा कि दोनों पक्षों का उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर, स्टेटमेंट इसका भी सेम वही रहेगा कि सबसे पहले प्रारंभ में वस्तु का वेग क्या है, u है, जो कि एक समान त्वरित गति से गतिमान है, यानी कि a इसमें भी क्या है, a इसमें भी क्या है, आपका नियत है, a बदल नहीं रहा है, और t समय पश्चात s विस्थापन तय करता है, और उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। यहां पे अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन लें तो यह समाकलन हो जाएगा क्या, dx बराबर यह हो जाएगा समाकलन u इंटू dt। अब जब इसका समाकलन लेंगे तो इसका भी समाकलन और इसका भी समाकलन, प्लस यह हो जाएगा समाकलन at इंटू यह समाकलन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। आइए अब सीमा लिखते हैं। देखिए, जो d के साथ लिखा रहता है उसी के हिसाब से सीमा लिखी जाती है।
डी एक्स, एक्स क्या है? विस्थापन यानी कि वस्तु की स्थिति है। एक्स क्या है? वस्तु की स्थिति है। तो वस्तु की स्थिति जब पहले जैसे वस्तु u वेग से क्या है? गतिमान है। तो जब देखना शुरू किया होगा तो वस्तु की पहली स्थिति हम xi से प्रदर्शित कर देते हैं और उसकी अंतिम स्थिति को xf से, आई का मतलब इंस्टेंट यानी कि पहले और एफ का मतलब फाइनल, तो एक्स आई और एक्स एफ से, यानी कि वस्तु की जो स्थिति है सबसे पहले एक्स आई थी, उसके बाद क्या हो गई? एक्स एफ हो गई। तो इसकी सीमा कहां लगेगी? एक्स आई से कहां लग जाएगी? आपकी एक्स एफ तक लग जाएगी। डी के साथ क्या लिखा है? टी, और समय कहां से कहां जा रहा है? जीरो से टी पर जा रहा है, तो इसकी सीमा कहां लग जाएगी? जीरो से टी। इसके भी dt के साथ टी लिखा हुआ है, इसकी सीमा कहां चली जाएगी? जीरो से टी तक चली जाएगी। अब हम इस समाकलन को क्या करेंगे? खोलेंगे। यहां पे दो सूत्र काम में आएगा। एक तो वही आपका समाकलन dx का समाकलन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई संख्या ऐसी हो कि x के पावर 1 हो और इसका समाकलन किसके सापेक्ष किया जा रहा हो? dx के सापेक्ष किया जा रहा हो, तो सबसे पहले इसकी जो घात है, घात में एक जोड़ दिया जाएगा, चाहे जितनी भी घात हो। जैसे x के पावर n है तो यह हो जाएगा n+1 और बटे में यह हो जाएगा आपका n+1। इन्हीं दोनों सूत्रों को काम में हम लेंगे। आइए इसको हल करते हैं। देखिए यह समाकलन क्या है? dx है। dx का समाकलन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और इस x पर लिमिट कैसे लगेगी? xi से xf तक, तो यहाँ पे xi है और यह आपका xf है बराबर। u आपका इसमें से बाहर हो जाएगा, तो u को हमने क्या कर लिया? बाहर कर लिया। और समाकलन क्या होगा? dt, तो dx का समाकलन x, तो dt का समाकलन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। और इसमें लिमिट कहाँ लगेगी? 0 से t तक, प्लस का चिन्ह। इसमें से देखिए a आपका क्या होगा? बाहर हो जाएगा, तो a आपका बाहर और अंदर क्या बचेगा? t इंटू डी टी। तो जब x के पावर n था तो n+1 हो गया, तो यहाँ पे t के पावर कितना है? यहाँ पे t के पावर कितना है? 1 है। तो t के पावर 1, तो t के पावर 1+1 यानी कि t का स्क्वायर बटे 1+1 यानी कि 2। क्या आप समझ पाए? x के पावर n था तो इस n में 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पे t के पावर कितना है? 1 है। तो जब t के पावर 1 का हम समाकलन करेंगे, t के पावर 1 का, तो t के पावर 1+1 बटे 1+1 यानी t का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? t के स्क्वायर बटे 2 लिख लिया। अब इसको आइए हम हल करते हैं। इसका भी लिमिट कहाँ है? 0 से t पर। अब हम लिमिट को लगा देते हैं। इसका लिमिट xi से कहाँ जा रहा है? xf तक। तो सबसे पहले उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, तो x के जगह पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे? xf रखेंगे और माइनस का इसके जगह पे क्या रखेंगे? xi रखेंगे बराबर। u तो आपका रहेगा ही। उच्च सीमा सबसे पहले क्या रखेंगे? t, और माइनस का t के आगे क्या लिख लेंगे? निम्न सीमा क्या है? 0 है, तो 0 लिख लिए। प्लस का a यहाँ पे रहेगा ही इंटू में, प्लस का a इंटू में रहेगा ही। उच्च सीमा सबसे पहले t है, तो इस t के जगह पे t रखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर बटे 2 और प्लस का निम्न सीमा 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 और 0 में 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। xf से xi, xf से xi अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह क्या हो जाएगी? आपके विस्थापन के बराबर हो जाएगी। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे हम s लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से u का गुणा t में होगा तो यह क्या हो जाएगा? ut प्लस a का गुणा जब इसमें हो जाएगा तो यह आपका 1/2 है ही, और a इंटू क्या है? t का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा at का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? सेकेंड समीकरण प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रूव्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गति का दूसरा समीकरण कलन विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गति का जो तीसरा समीकरण होता है वह होता है v² बराबर u² प्लस 2as। इसको प्रूफ करने के लिए हम आपका वही तात्कालिक त्वरण लेंगे। तात्कालिक त्वरण a बराबर क्या होता है? आपका dv बटे क्या होता है? आपका dt। तो dv बटे dt, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम कर देंगे, इसमें इंटू कर देंगे dx बटे dx का। जितना गुणा हमने अंश के साथ किया उतने का ही गुणा हर के साथ कर दिया, मान में कोई परिवर्तन आपका नहीं हुआ। अब यहां से अगर dx बटे अगर dv की बात, सॉरी dx बटे dt की बात करें, तो यहां से a बराबर dx बटे dt किसके बराबर होता है? v के बराबर होता है। v बराबर होता है आपका ना
dx बटे dt। तो इस dx बटे dt के जगह पे हम क्या रख लेंगे है, यहां बचा आपका क्या dv बचा, और यहां बचा क्या, यहां आपका x बचा, यहां आपका dv बचा और यहां आपका x बचा। इसके जगह पे हमने क्या रख लिया, v रख लिया। अब dx को इधर अगर लाएं तो dx इसके साथ किस में है, भाग में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका a इंटू dx बराबर v इंटू क्या हो जाएगा, आपका dv हो जाएगा। अब फिर से उचित सीमा के अंदर इसका हम समाकलन करेंगे। तो यहां लिखते हैं हम कि उचित सीमा के अंदर, तो हमने लिखा यहां पे कि उचित सीमा के अंदर दोनों पक्षों का क्या करते हैं, समाकलन। तो यह पक्ष क्या है, समाकलन a इंटू यह हो जाएगा dx बराबर समाकलन यह हो जाएगा v इंटू dv। जो सीमा होती है, लिमिट होती है, जो d के साथ लिखा होता है उसके हिसाब से लगती है। d के साथ x लिखा हुआ है, x यानी कि स्थिति कैसे बदल रही है। पहले स्थिति इसकी मान लेते हैं, प्रारंभिक स्थिति को xi और अंतिम स्थिति को xf यानी कि x फाइनल मान लेते हैं। तो स्थिति इसकी कहां से कहां जा रही है, xi से कहां जा रही है, xf तक जा रही है। d के साथ भी लिखा है वेग पहले u था बाद में v हो जाता है। तो वेग u से कहां जा रहा है, v तक जा रहा है। तो u से कहां हो रहा है, v जा रहा है। अब इसको समाकलन करने के लिए दो सूत्र काम में उपयोग होगा। एक तो आपका dx है, तो समाकलन जो dx होता है वह किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। दूसरा सूत्र अगर आपका जैसे v इंटू dv है तो x के पावर n इंटू dx समाकलन है आपका, तो इसका मान होता है x के पावर n प्लस वन और बटे में n प्लस वन होता है। इन्हीं दोनों सूत्रों का उपयोग होगा। आइए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले चीज की इसको जब हम खोलेंगे तो a इसके साथ में लिखा हुआ है, चूंकि एक समान त्वरित गति है इसलिए a क्या है, इसमें a आपका क्या है, नियत है। a बदल नहीं रहा है और जो बदलता नहीं है उसका समाकलन होता नहीं है। तो a को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे। यह समाकलन किसका हो जाएगा, dx का। तो जो dx का समाकलन होगा, जैसे x का जो समाकलन हो, dx का समाकलन कितना होता है, x, तो इस dx का जो समाकलन होगा x हो जाएगा। और इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट कहां से कहां तक है, xi से xf तक है। तो xi से कहां तक है, आपका xf तक है और बराबर का चिन्ह है v इंटू dv। देखिए x के जगह पे v है, x के जगह पे v है और dx के जगह पे dv है। यानी x के जगह पे क्या है, v है और n के जगह पे यहाँ पे क्या है, 1 है। तो अगर x के पावर n इंटू dx बराबर होता है x के पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, तो v इंटू dv का मतलब होगा v के पावर 1 प्लस वन बटे 1 प्लस वन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा v के पावर 1 प्लस वन और बटे में हो जाएगा 1 प्लस वन। इसकी लिमिट कहाँ है, u से v तक है। आइए लिमिट को खोल देते हैं। देखिए यहाँ पे इसके साथ a लिखा हुआ है, इसकी स्थिति xi से xf तक बदल रही है। उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, उच्च लिमिट मतलब हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हाई लिमिट कितना है इसका, xf है। तो इस x के जगह पे xf लिखेंगे और माइनस इसके जगह पे क्या लिखेंगे, xi लिखेंगे और बराबर यहाँ पे देखिए यह क्या हो जाएगा आपका v 1 प्लस 1 यानी कि v स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। इसकी लिमिट u से v तक जा रही है। xf से xi यानी यहां से यहां तक की दूरी है, यह किसके बराबर है, विस्थापन के बराबर है। विस्थापन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, s से प्रदर्शित करते हैं। तो यह क्या हो गया, a इंटू s हो गया और यहाँ पे v स्क्वायर है। उच्चतम सीमा यानी v के जगह पे v लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा v स्क्वायर बटे 2 और माइनस का निम्नतम सीमा u है, v के जगह पे u लिखेंगे तो u स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2। इन दोनों में ही 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 को निकाल लेते हैं। यह आपका क्या है, as है। 1/2 को जब हम यहाँ निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा v स्क्वायर माइनस का क्या बचेगा, u स्क्वायर। 2 यहाँ भाग में है, इधर कर दें तो किस में हो जाएगा, गुणा में। तो यह आपका हो जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बचेगा। u स्क्वायर को इधर भेजेंगे, यहाँ आपका v स्क्वायर है तो यहाँ पे u स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा u स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 2as और यही आपका क्या है, गति का तीसरा समीकरण। तो इस प्रकार से हम कलन विधि से तीनों समीकरणों को प्रूफ कर सकते हैं। यह गति का कौन सा समीकरण है, यह गति का तीसरा समीकरण है जिसे हमने क्या कर दिया, जिसे हमने प्रूव्ड कर दिया। तो इस तरह से हम गति के तीनों समीकरणों को प्रूफ कर सकते हैं। अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, मुक्त
पतन यानी कि फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है कि जैसे अगर कोई वस्तु है, यह अगर पृथ्वी से नीचे की ओर गिर रही, कि कोई अगर वस्तु है यह पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अगर गति कर रही है, नीचे की ओर गिर रही है तब, और यदि कोई वस्तु यह है अगर यह पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रही है, तब इसके इन दोनों ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन दोनों ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। अब इस मुक्त पतन में खास बात क्या होती है कि जैसे गति का हमारे पास तीन समीकरण होता है, एक तो v बराबर u प्लस एटी होता है, दूसरा समीकरण आपका होता है s बराबर ut प्लस आपका क्या होता है, हाफ एटी का स्क्वायर होता है, और तीसरा समीकरण आपका क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि जब कोई पिंड या कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पृथ्वी पर गिर रही है, तब यहां पर जो a है ना, त्वरण जो a होता है, उस a के जगह पर यहां पे ये वाला त्वरण काम नहीं करता, यहां पे गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, और गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, g से। चूंकि पिंड कहां आ रहा है, वस्तु कहां आ रही है, नीचे की ओर, और पृथ्वी माता जिस त्वरण से, जैसे कोई वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी अपनी ओर उस वस्तु को क्या करती है, खींचती है। अभी जब गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम एकदम डीप में जाकर के आपका समझेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह नीचे की ओर गति कैसे करती है, पृथ्वी उस पर एक बल लगाकर क्या करती है, खींचती है। अब जब कोई वस्तु गति करती है ना, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, त्वरण। अब त्वरण को जब जो पृथ्वी माता द्वारा त्वरण लगाया जाता है, उस त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। अब कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, पृथ्वी कहां खींचती है किसी वस्तु को, नीचे की ओर, यानी पृथ्वी त्वरण कहां लगाती है, नीचे की ओर, तो वस्तु भी नीचे की ओर आ रही है, त्वरण भी नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए इसमें g का जो मान होगा वह क्या होगा, प्लस होगा। इसके साथ क्या हो रहा है कि वस्तु कहां जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन पृथ्वी अपना त्वरण कहां लगा रही है, नीचे की ओर लगा रही है, तो इसमें जो a यानी कि त्वरण होगा वह किसके बराबर होगा, माइनस g के बराबर होगा। तो इसमें देखिए दो कंडीशन बनेंगे। पहली स्थिति, अगर इसके पहली स्थिति की अगर हम बात करें तो जो इसकी पहली स्थिति होगी, पहली स्थिति क्या होगी, सबसे पहले पिंड क्या कर रहा है, कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आएगी तो a के जगह पे क्या हो जाएगा, आपका प्लस का g हो जाएगा। तो यहां से गति का जो प्रथम समीकरण हो जाएगा v बराबर u प्लस at के जगह पे क्या हो जाएगा, at के जगह पे gt हो जाएगा। दूसरा समीकरण जो है s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at के स्क्वायर के जगह पे gt का स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरा समीकरण जो होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a के जगह पे क्या हो जाएगा, gs हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों समीकरण ये होगा। अगर हम इसके दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरे स्थिति में पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहां पे लिख लेंगे वस्तु ऊर्ध्वाधर कहां जा रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही है। तो जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही है तो वहां से गति का समीकरण जो है आपका v बराबर u प्लस के जगह पे क्या होगा, a के जगह पे माइनस का g है, तो v बराबर u प्लस एटी जो है यहाँ पे v बराबर u प्लस एटी, a के जगह पे माइनस का g होगा, तो माइनस या प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, gt, u माइनस gt। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ एटी जो स्क्वायर होता है, तो g क्या है, माइनस में है, तो माइनस का हाफ यह हो जाएगा gt का स्क्वायर। और तीसरा समीकरण जो हो जाएगा वह हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gs। तो इस प्रकार से हम मुक्त पतन को समझ सकते हैं। मुक्त पतन का मतलब, फ्री फॉल का मतलब कि जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक जब नीचे की ओर गिरती है, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है, या जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाती है, तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की स्थिति को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। जिसके मेथड में यह तीनों समीकरण जो है a के जगह पे क्या होगा, g हो जाएगा। जब वस्तु
वस्तु ऊपर की ओर जा रही होगी तो जी आपका माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी उस पर त्वरण नीचे की ओर लगा रही है, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है, तो एक दूसरे गति क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए चिन्ह किसमें हो जाएगा, माइनस में। और चूंकि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो पृथ्वी खींच ही रही है नीचे की ओर और वस्तु भी नीचे की ओर आ रही है, इसलिए जी क्या होगा, प्लस होगा। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण आपके बदल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।